गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने जो पिछले वीडियो में जो रिस्क जो पोएम पढ़ी थी उसका ट्रांसलेशन कर लिया था। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, एग्जाम में आपके दो तो व्याख्या पूछी जाती है। ये जो आपके सिलेबस में जो 4 पोएम है उनमें से 2 स्टेंजा दिए जाते हैं, 2 अलग अलग पोएम से, और बीच में और दिया रहता है। तो आपको 2 में से एक स्टेंजा कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन, यानी ये तीनों चारों चीज़ें करनी पड़ती हैं। और इन 3 पॉइंट के अलावा आपको चौथा पॉइंट ये भी लिखना होता है क्रिटिकल कमेंट्स, यानी जो भी अपन कोई चीज़ लिखते हैं या पढ़ते हैं या फिर किसी मान लो बुक में लिखी हुई है तो हम उस पर कमेंट करते हैं। कमेंट मतलब टीका टिप्पणी करना, यानी इसकी लैंग्वेज कैसी है, इसमें ग्रामेटिकल यूज किसका हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच है या कोई ग्रामर का पॉइंट यूज किया हुआ है। तो ये 3-4 चीज़ें क्रिटिकल कमेंट के अंदर लिखते हैं अपन। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो रिस्क पोएम है उसका जो फर्स्ट स्टेंजा है टू लाफ वाला, उसी यही मैंने लिया है सबसे पहले। तो जो अब 2 आते हैं तो एग्जामिनर को अपने को बताना है कि मैंने ये स्टेंजा किया है। तो आपको ऐसे नहीं है कि बस क्वेश्चन नंबर ये 16वां क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पेपर में तो आपने रेफरेंस लिख के सीधा आंसर देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। उससे पहले आपको ये लिखना है कि जो मान लो आप ऊपर वाला ना करके जो नीचे वाला स्टेंजा वो कर रहे हो, तो उसकी जो फर्स्ट लाइन के जो 2 वर्ड है, जो फर्स्ट लाइन के जो 2 वर्ड है वो लिखो। उसके बाद में डैश डैश करके ऐसे ब्लैंक से बना करके अंतिम जो लाइन है, लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजा, उसके जो 2 शब्द है वो आपको लिखना है। अंतिम लाइन की जो अंतिम 2 वर्ड है वो लिखना है। अब इससे क्या है, एग्जामिनर को पता लग जाएगा, उसको इजी रहेगा कॉपी चेक करने में कि हाँ बच्चे ने ये किया है। अब उसके बाद में क्या करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये स्टेंजा करना है। अब उसके बाद में जो 4 पंक्तियां या 5 पंक्तियां जो भी जो स्टेंजा के अंदर दी हुई है, आपको उनका क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। उसमें से जो डिफिकल्ट जो मीनिंग है उनको फाइंड आउट करना है, उनका अर्थ ध्यान में रखते हुए उसके बाद में पूरा स्टेंजा का ट्रांसलेशन अपने माइंड में करना है, ना कि कॉपी के अंदर। माइंड में करने के बाद में आपको सबसे पहले रेफरेंस लिखना पड़ता है। रेफरेंस मतलब संदर्भ में, यानी किसके संदर्भ में ये स्टेंजा दिया है और किसके बारे में, पोएम का नाम क्या है। एक बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्रसंग। रेफरेंस को क्या बोलते हैं, प्रसंग बोलते हैं। तो प्रसंग का मीनिंग, प्रसंग में 2 ही चीजें लिखी जाती है कि कविता किसके द्वारा लिखी गई है और कविता का नाम क्या है, यानी पोएम का नाम और पोएम किसके द्वारा कंपोज की हुई है। तो अपने को सबसे पहले यही लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क, यानी ये जो स्टेंजा कर रहे हैं अपन वो रिस्क पोएम में से लिया है। रिस्क को हिंदी में क्या कहते हैं, जोखिम बोलते हैं। कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड, कंपोज्ड का मीनिंग क्या होता है, देखो कंपोज यानी होता है रचना करना, रचना करना। जब इसमें ये सेकंड फॉर्म हो जाता है, जब इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो डी लगा देंगे, यानी कंपोज्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हिंदी में फिर क्या बोलेंगे, रचित। यानी ये जेनेट रैंड जो फेमस पोएम है, पोइट है, उनके द्वारा ये जो रिस्क पोएम है ये लिखी गई है, ठीक है। और ये एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है, प्रेरणादायी कविता है। अब रेफरेंस का काम हो गया। अब देखो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहां मैंने तो रेफरेंस के जस्ट सामने लिख दिया है, लेकिन आपको जैसे मान लो पोएम आपके नोटबुक की ये लाइनें हैं ऐसे है, तो आप मान लो यहां रेफरेंस लिख रहे हो REFENC, तो आपको जस्ट इसी लाइन में नहीं लिखना है, इसके नीचे वाली लाइन में यहां से लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ठीक है। ये ऐसे काम करना है, यानी ये रेफरेंस वाली जो लाइन है इसको खुला बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, आपको लिखना नहीं है। और ऐसे ही फिर कॉन्टेक्स्ट करो ना, जब ये रेफरेंस कंप्लीट हो जाए तो एक लाइन छोड़ के कॉन्टेक्स्ट लिख दो, फिर उसके नीचे वाली लाइन से शुरुआत करनी है आपको। ये इस प्रकार, मतलब ये क्या है, इसका
मेथड होता है पोएम को लिखने का। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? संदर्भ, यानी ये जो स्टेंजा है वो किसके संदर्भ में बताया गया है, कवि इस स्टेंजा के माध्यम से हमें क्या मैसेज देना चाहता है, हम क्या सीख सकते हैं इस छंद के। स्टेंजा को देखो हिंदी में क्या बोलते हैं? छंद। और स्टेंजा का एक दूसरा मीनिंग है EXTRACT, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है अंश। क्या बोलते हैं? अंश। आप हिंदी में जो ये चीजें आती हैं इनको आप पद्यांश बोलते हो, यानी पद्यांश का जब टुकड़े करेंगे अपन तो पद्य प्लस अंश आएगा, तो पद्यांश हो गया ना ये। तो ये पद्य भाग होता है, जो पोएट्री होती है वो पद्य भाग होता है, और जो आपके वैसे वैसे जाता है पैसे जाता है ना वो होता है गद्य भाग। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट यानी होता है संदर्भ। तो इसमें अपन ये चीज बताएंगे कि जो अपने क्वेश्चन पेपर में जो स्टेंजा दिया हुआ है, प्रश्न पत्र में जो अपने को छंद दिया हुआ है, जिस छंद को अपन करने जा रहे हैं नोटबुक में, तो उस छंद के अंदर कवि के द्वारा क्या चीज बताई गई है उसका डेस्क्रिप्टिव नहीं करना है अपने को, ज्यादा वर्णन नहीं करना है इतना। इसमें बस मेन चीज बतानी है आपको कि मुख्य रूप से ये बात इस छंद के अंदर या इस स्टेंजा के अंदर कवि के द्वारा बताई गई है। तो अब देखो इस कविता में इस स्टेंजा में क्या दिया हुआ है, ये लिखना है आपको इन दीज लाइन्स। इसके मैं चलो हिंदी बता देता हूँ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क, यानी दीज लाइन्स ये पंक्तियां ली गई है कहाँ से? फ्रॉम द पोएम रिस्क, यानी रिस्क नामक पोएम से ली हुई है। और किसके द्वारा रचित है? कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड, यानी जेनेट रैंड के द्वारा कवि के द्वारा लिखी गई है। अब कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, इन पंक्तियों में, किन पंक्तियों में? जो ऊपर अपना जो स्टेंजा दिया हुआ है, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है। अब देखो यहां मैंने SAYS, जो SAY है इसमें मैंने S जोड़ा है, तभी ये SAYS बन गया। क्यों भाई ES क्यों नहीं जोड़ा इसमें? पहले तो देखो SAY से, अब इसमें S जोड़ेंगे ES जोड़ेंगे। ये देखो मैंने आपको रूल बताया था एक दिन कि अगर किसी वर्ड के अंत में Y हो, क्या हो? किसी वर्ड के अंत में Y हो और Y से पहले अगर वोवेल आ जाए, वोवेल कौन कौन से होते हैं? AEIOU, यानी जो आपकी अल्फाबेट होती है उसमें अगर ये जो अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। अल्फाबेट जिसको आप ABCD बोलते हो, 26 वर्ण होते हैं उसमें। वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। 26 वर्ण में से ये 5 जो वर्ड होते हैं, 5 वर्ड नहीं सॉरी वर्ण, 5 जो लेटर होते हैं ये वोवेल्स में आते हैं, और इनके अलावा बच गए जो 21 जो वर्ण होते हैं वो सब के सब कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो अब ध्यान देना, अगर किसी वर्ड के अंत में Y हो और Y से पहले अगर वोवेल आ जाए और आपको S या ES लगाना है तो उस वर्ड के अंदर आपको S ही लगाना है, ना कि ES लगाएंगे, क्योंकि ये रूल होता है ग्रामर का कि Y से पहले अगर AEIOU इनमें से कुछ आ जाए तो आपको क्या लगाना है? S लगाना है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, जैसे यहां मैंने लिख दिया जैसे मैंने यहां लिखा है प्ले, ठीक है, एक है की, ठीक है, एक लिख दिया मैंने हॉबी, HOBBY हॉबी। अब इनमें अपने को S या ES लगाना है इन तीनों ही वर्ड्स के अंदर। तो अब ध्यान देना, तीनों ही वर्ड्स के अंत में Y है ना, और Y से पहले यहां देखो E आ रहा है, यहां A आ रहा है, यहां B आ रहा है। तो अब ध्यान देना, जिनमें वोवेल आ रहा है Y से पहले वहां तो अपन S लगा देंगे, जैसे PLAYS, KEYS, कीज हो गया, प्लेज हो गया। अब देखो Y से पहले यहाँ B आ रहा है, तो B वोवेल ना होकर के क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन बोलते हैं जिसको हिंदी में, और वोवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। तो अब यहाँ देखो Y से पहले B आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया,
तो इसमें क्या लगाएंगे, HOBB, वाई को आई में चेंज कर देंगे और आगे ES लगा देंगे। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। तो S या ES लगाने का यही नियम होता है। और एक नियम और है एस या ES का, कि जिस किसी वर्ड के अंत में SS, SH, CH, XO ये शब्द आए, वहां आपको क्या लगाना है, ES लगाना है। क्या लगाना है, ES लगाना है। जैसे देखो, क्लास, वास, टीच, ऑक्स, जैसे टोमेटो है या बफेलो है। तो अब इनमें क्या लगाएंगे, जैसे क्लास में ES लगाएंगे तो क्लासेज हो जाएगा, ये वॉसेज हो जाएगा, ठीक है, ये टीचेज हो जाएगा और ये ऑक्सेज हो जाएगा और ये टोमेटोज हो जाएगा, ठीक है। तो S या ES का यही रूल है। तो इसलिए अब यहाँ S या ES लगा दिया, लेकिन अब यहाँ बात यह है, प्रश्न मुद्दा यह है कि यहाँ S या ES लगाया क्यों। अपन ने केवल S AY ये भी तो लिख सकते थे, यहाँ ये क्यों नहीं लिखा। अब ध्यान देना, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया था। प्रेजेंट सिंपल में हमने नोट लगाकर एक चीज लिखी थी बोर्ड पे, कि अगर आपके पास इफ यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, यदि आपके पास क्या है, एक वचन करता है। अब यहां देखो, पोइट सिंगुलर है, पोइट क्या है, अकेला है, इसलिए एक वचन इंग्लिश का नियम होता है SSPP, यानी ये रूल होता है इंग्लिश का। SS यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ सब्जेक्ट अपने पास क्या है, कवि अकेला है, एक से ज्यादा नहीं है, इसलिए वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यानी ये हर चीज में रूल लागू होता है कि अगर आपके पास कर्ता एक वचन है तो आपको क्रिया भी एक वचन लगानी है। और ध्यान देना, क्रिया एक वचन, अब कर्ता को तो आपको पता लग गया कि एक अकेला व्यक्ति होता है वो सिंगुलर होता है, एक से ज्यादा होते हैं वो प्लूरल होते हैं। लेकिन वर्ब क्या होती है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये वर्ब है, यहां मैंने दे दी प्ले, ठीक, एक वर्ब है प्लेज, एक है ईट, EATS, ईट्स। अब इनमें से प्लूरल कौन सी है, सिंगुलर कौन सी है। तो ध्यान देना, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये V1 होती है, और जितनी भी V1 होती है वो सब की सब किस में आती है, प्लूरल में आती है। वो कौन से में आती है, प्लूरल वर्ब में आती है। यानी जो V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होती है, वो हमेशा V1 प्लूरल में आती है। और जिस क्रिया के अंत में S या ES लग जाता है वो क्रिया हमेशा सिंगुलर लगती है। अब बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ पॉइंट के साथ में से कर दिया, टेल कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखो, और वैसे भी ध्यान देना, सिंगुलर का जो पहला शब्द, पहला वर्ण क्या होता है, S होता है। तो जिस क्रिया के अंत में S या ES लगता है, इसका मतलब वो कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। इसलिए मैंने यहाँ पोइट के साथ में क्या लगाया है, सेज लगाया है। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, इन पंक्तियों में कवि कहता है दैट की देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट रिस्क। अचीवमेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो जब तक आपको मीनिंगों का हिंदी अर्थ नहीं आएगा तब तक आप व्याख्या नहीं कर पाओगे। लिख लो इसका, उपलब्धि। अचीवमेंट यानी क्या होता है, उपलब्धि। देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट रिस्क, विदाउट का मीनिंग होता है के बिना, के बिना। यानी देर, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि देर इज नो अचीवमेंट विदाउट रिस्क, यानी वहां कहा, इस संसार में, अपने जीवन में बिना रिस्क के या जोखिम के बिना कोई उपलब्धि नहीं है। यानी अगर अपन जोखिम नहीं ले रहे हैं तो हमें जिंदगी में कुछ भी नहीं हासिल होगा। एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ रिस्क, यानी प्रत्येक चीज, एवरीथिंग का मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक चीज, वी डू हम करते हैं, यानी जो भी कार्य करते हैं, इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ रिस्क,
इन्वॉल्व्स का मीनिंग होता है इंक्लूड, हिंदी में बोल देते हैं अपन शामिल। यानी हम जो भी काम करते हैं इस संसार में, अपने जीवन में, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की जोखिम शामिल जरूर रहती है। अगर अपन बोर्ड पे लिख रहे हैं, अगर बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो उसमें भी रिस्क रहती है। किस चीज़ की रहती है कि कहीं अक्षर स्पेलिंग गड़बड़ ना हो जाए, गलत न लिख जाए, राइटिंग खराब ना आ जाए, तो इस प्रकार की जोखिम रहती है। अगर अपन खेल रहे हैं तो खेलने में भी क्या है, गिरने की या कहीं लगने की क्या रहती है, रिस्क रहती है। तो प्रत्येक कार्य में रिस्क शामिल रहती है। तो एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क, यानी प्रत्येक जो कार्य हम करते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार का जोखिम शामिल जरूर रहता है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। सक्सेस का मीनिंग क्या होता है आप सबको पता है। सक्सेस को हिंदी में क्या कहते हैं, सफलता। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग, यानी सफलता क्या लिए हुए रहती है, हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, यानी सफल वही व्यक्ति होता है जो रिस्क लेने का साहस रखता है। करेज का मीनिंग क्या होता है, साहस रखना। कहने का मीनिंग है इस जिंदगी में, इस लाइफ में वही व्यक्ति सफल होता है जो क्या लेता है, रिस्क लेता है। अपनी लाइफ में क्या लेता है, रिस्क लेता है। अब ये था कॉन्टेक्स्ट। कवि ने बताया कि हमारे जीवन में क्या है, रिस्क के बिना कोई उपलब्धि नहीं है। हम किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते, और हम जो कुछ भी करते हैं उन प्रत्येक कार्य में क्या रहती है, रिस्क रहती है। और सफलता, रिस्क, जोखिम लेने का जो व्यक्ति साहस रखता है वही इस जीवन में सफल होता है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेनेशन का मीनिंग क्या होता है, व्याख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्याख्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बताया है इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, इन पंक्तियों में कवि कहता है दैट की दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ रिस्क। कवि क्या कहता है कि ये जो संसार है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, वो संसार क्या है, फुल ऑफ रिस्क, यानी जोखिमों से भरा है। हम प्रत्येक कार्य में क्या लेते हैं, रिस्क लेते हैं। हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है उस सब में क्या होती है, जोखिम होती है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ रिस्क, यानी प्रत्येक कार्य में रिस्क शामिल रहती है। एट एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेप यानी प्रत्येक कदम पर, वी सी हम देखते हैं। अब देखो यहाँ देखो वी बहुवचन है, वी क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो अभी अपन ने चर्चा की थी कि इंग्लिश में रूल होता है एस फॉर एस, पी फॉर पी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल। और ये हमेशा, ये V1 है तो V1 हमेशा कौन सी होती है, प्लूरल होती है। तो हम प्रत्येक कदम पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, रिस्क आफ्टर रिस्क, यानी जोखिम के बाद जोखिम देखते हैं। इफ ए पर्सन, अब देखो रिस्क रहती कैसे है। इफ ए पर्सन लाफ, लाफ का मीनिंग क्या होता है, हंसना। यदि कोई व्यक्ति हंसता है, ही फियर्स, तो उसे डर लगता है। क्या डर लगता है कि पीपल विल कॉल हिम ए फूल, कि लोग उसे क्या पुकारेंगे, मूर्ख कहेंगे। लोग उसे क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। क्योंकि जो बात बात पर बिना बात के हंसने लग जाता है तो लोग कहते हैं ये पागल है, बेवकूफ है, बेवजह हंस रहा है। तो देखो यहाँ फूल का मीनिंग क्या होता है, मूर्ख होता है, नोट कर लेना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है, ए पर्सन हु वीप्स, एक व्यक्ति अगर रोता है, वीप यानी क्या होता है, रोना। यदि कोई व्यक्ति रो रहा है तो वह क्या रिस्क ले रहा है, कवर्स द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मीनिंग क्या होता है, देखो ये मीनिंग यहां लिख रहा हूं मैं। सेंटिमेंटल यानी होता है भावुक। वैसे तो ये पोएम पढ़ाई थी मैंने, मीनिंग सभी बताए थे आपको, सबके सब बताए हुए हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर रो रहा है तो वह क्या पुकारे जाने की रिस्क ले रहा है, सेंटिमेंटल यानी भावुक, भावुक होने की जोखिम ले रहा है। इफ ए पर्सन गोज आउट टू हेल्प समवन, यदि कोई व्यक्ति अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है किसी की हेल्प करने के लिए, यहाँ है ना टू हेल्प समवन, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाता है, तो ही टेक्स
द रिस्क ऑफ हैविंग हिज ओन इंटरेस्ट इन डूइंग सो। तो लोग क्या सोचते हैं, लोग यही सोचते हैं कि इसका खुद का कोई ना कोई इसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब खुद का कोई ना कोई जोखिम है या रुचि है इसकी डूइंग सो, तभी यह ऐसा इसलिए कर रहा है। इफ वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, यदि हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, यदि हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, देयर विल बी रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग आवर ट्रू पर्सनैलिटी। तो इस चीज में भी क्या जोखिम रहेगी, इस चीज में जोखिम ये रहेगी, लोग हमें क्या कहेंगे, बी रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग आवर ट्रू पर्सनैलिटी, यानी हम हमारे दिल की बात सबके सामने अगर रखते हैं तो लोग हमें कहेंगे कि क्या है, बिल्कुल साफ दिल वाला इंसान है कि हर कुछ अपने मन की हर कोई बात दूसरे व्यक्तियों के सामने रख देता है। तो ये अब देखो ये 4-5 लाइन है, ये आपके नोटबुक में कम से कम 8 लाइन का व्याख्या आराम से हो जाएगी। अब उसके बाद में चौथे नंबर पे देखो आपको एग्जाम में जब ये चारों चीज लिखोगे, रेफरेंस, पहले ये, फिर रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन और फिर ये जो क्रिटिकल कमेंट है ये लिखोगे, तब जाकर आपको 4 में से 3.5 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। और 4 में से 4 तब मिलते हैं जब राइटिंग अच्छी होगी और आपका लिखने की जो स्टाइल है वो अच्छी होगी और कोई मीनिंग की गलती नहीं आएगी। अब क्रिटिकल कमेंट में अपन क्या क्या लिखते हैं वो देखते हैं। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोइम अबाउट रिस्क। ये सेंटेंस आप कोई भी पोइम का कोई भी स्टेंजा कर रहे हो तो उसमें आप लिख सकते हो कि दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोइम अबाउट रिस्क, कि यह बहुत ही सुंदर कविता है किसके बारे में, जोखिम के बारे में। दिस पोइम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं, अलंकार को बोलते हैं। हिंदी में जो अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा ये अलंकार होते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। यानी ये जो कविता है ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, अलंकार का अच्छा उदाहरण है, यानी अलंकार का यूज किया गया है इसमें। द पोएम गिव्स ए साउंड एंड डीप मैसेज। ये जो कविता है ये हमें बहुत अच्छा संदेश देती है, बहुत अच्छा संदेश देती है। तो इस प्रकार अपने को व्याख्या, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल कमेंट करना है। तो अब देखो इसमें जो हार्ड जो मीनिंग थे वो मैंने लिख दिए, तो आपको इसी प्रकार अब ये एक बार लिखने से याद नहीं होगा, जब आप इसको 1 या 2 बार लिखोगे बिना देखे, पहली बार लिखोगे तो कुछ गलतियां आएगी, उसमें उन फिर मीनिंग्स को आप लर्न करके जो सेंटेंस छूट जाता है या कोई मीनिंग आप गलत लिख देते हो तो उसको बार बार अभ्यास करके आप दूसरी बार लिखने बैठोगे ना तो आपका ये स्टेंजा बिल्कुल राइट जाएगा। ओके, अब देखो इसी पोइम का एक अलग दूसरा स्टेंजा मैंने लिया है जो होप वाला है कि हम अगर लाइफ में आशा रखते हैं किसी से, चाहे अपने परिवार का कोई मेंबर हो, चाहे कोई अपना फ्रेंड वगैरह हो, तो उस चीज़ में भी रिस्क रहती है कि हो सकता है सामने वाला व्यक्ति अपनी आशा के अनुरूप काम नहीं कर पाए और अपनी आशा पर खरा नहीं उतर पाए और हमें क्या है, निराशा हाथ लगती है। तो कवि जो जेनेट रैंड है वो यही समझाना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति, हमें पता है कि अपने हर काम में रिस्क निहित है, यानी रिस्क जोखिम जरूर है, परंतु हमें जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जोखिम लेने से डरेंगे तो हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे और कोई काम करने से पहले ही हमारे मन में उस काम को लेकर के नेगेटिविटी आ जाएगी हमारे मन के अंदर। जब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे तो हम किसी काम को करने से डरेंगे और वो डर पूरी जिंदगी ताउम्र हमारी मतलब दिलो दिमाग से नहीं निकल पाएगा और हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या एक बेकार का जीवन जिएंगे। हम कुछ सीख भी नहीं पाएंगे, हम नए नए लोगों से मिल भी नहीं पाएंगे, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे और हमें कुछ हासिल भी नहीं होगा जिंदगी में। तो इस कविता में एक चीज़ ये बताइए, एक तरफ तो कवि ये कह रहे हैं कि प्रत्येक काम में जोखिम रहता है, हंसने में भी मूर्ख लगने की जोखिम है, रोने में लोग ये कहेंगे कि ये तो भावुक व्यक्ति है, बात बात पर रोने लग जाता है, और अगर अपन किसी की सहायता के लिए जाते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं कि इसका कोई ना कोई खुद का स्वार्थ निहित है, इसीलिए उसके पास गया है। अगर हम अपने विचार और ड्रीम्स लोगों के सामने रखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो लोग ही ऐसा सोचते हैं कि ये तो साफ दिल वाला व्यक्ति है। अगर हम अपने
आइडियाज़ को लोगों के सामने ऐसे ही रख देते हैं तो लोग हमें अनुभवहीन व्यक्ति कहते हैं। इसमें एक मीनिंग आया है इस पोइम में, NAIV, नेव। नेव का मीनिंग होता है अनएक्सपीरियंस्ड। अनएक्सपीरियंस्ड का मीनिंग क्या होता है? अनुभवहीन, यानी हमें लोग अनुभवहीन व्यक्ति कहते हैं। और दूसरी तरफ कवि क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी से आशा रखते हैं तो हमें निराश होने का डर रहता है या जोखिम रहता है, लेकिन कवि साफ शब्दों में कहता है कि हमारे लिए ये रिस्क लेना मस्ट है, क्योंकि जिंदगी में रिस्क न लेना सबसे बड़ा खतरा होता है। जिंदगी में रिस्क न लेना सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए हमें अपनी लाइफ में क्या लेना चाहिए? जोखिम लेना चाहिए। जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए कभी। और जो जोखिम लेता है वो एक बार असफल होता है, 2 बार होता है, लेकिन थर्ड टाइम में उसको नेक्स्ट चांस उसको क्या है? सफलता, सक्सेस जरूर मिलती है। और जोखिम नहीं लेने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब देखते हैं, तो ध्यान देना इस पोएम में जो रेफरेंस और जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेम होगा। चाहे कोई भी स्टेंजा आ जाए आपके एग्जाम में, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको सेम लिखना है और लगभग ये क्रिटिकल कमेंट भी सेम ही होगा। बीच वाली जो 3-4 लाइन है एक्सप्लेनेशन की, ये लाइन अकॉर्डिंग टू योर स्टेंजा इन योर नोट ये क्वेश्चन पेपर, यानी जो आपके स्टेंजा आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये एक्सप्लेनेशन आपको करना पड़ेगा। और बाकी का जो 2-3 जो पॉइंट हैं, जैसे रेफरेंस हो गया, कंटेक्स्ट हो गया, क्रिटिकल कमेंट हो गया, ये लगभग सेम ही है। इसमें अभी देखो, जैसे मैंने पिछले स्टेंजा में आपको बताया था, उसमें यही लिखाया था, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेंड, यही लिखाया था सेम, कि ये पंक्तियाँ, जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, ये एक जो प्रसिद्ध कविता है रिस्क, वहाँ से ली गई है। और ये कविता किसके द्वारा लिखित है? किसके द्वारा रचित की गई है? जेनेट रेंड के द्वारा लिखी है। बहुत ही शानदार अच्छे कवि हैं। और तो रेफरेंस में मैंने आपको बताया है, आपको 2 ही चीज़ लिखनी है, कविता कहाँ से, किसके द्वारा लिखी गई है, कविता का कवि कौन है और कविता का नाम क्या है, ये 2 चीज़ आपको लिखनी है। तो आपको सीधा सा लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। अगर रिस्क से आ रही है तो रिस्क लिख दो, माई गुड राइट हैंड से आ रही है तो माई गुड राइट हैंड लिख दो, अगर लोटस से वाली में आ रही है तो लोटस लिख दो, ठीक है। अगर चौथी वो है एन इलेजी ऑन द मेड ऑफ डेथ ऑफ मेड डॉग, है ना, तो उसमें से लिख दो और कवि का नाम लिखना आपको। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या है? द पोइट सेज, कवि कहता है दैट कि देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट रिस्क, कि इस संसार में बिना जोखिम के हम कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एक सेंटेंस है कि इफ वी वांट टू सक्सेस इन आवर लाइफ, तो वी विल हैव टू, आफ्टर दैट वी विल हैव टू टेक रिस्क इन आवर लाइफ। यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? वी विल हैव टू टेक रिस्क इन आवर लाइफ। तो हमें हमारे जीवन में क्या लेना पड़ेगा? जोखिम लेना पड़ेगा। अब देखो आगे, एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क। हम जो कुछ भी करते हैं, कुछ सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जो कुछ काम भी करते हैं अपन, कोई कुछ भी काम हो चाहे, तो उस हर काम कार्य में क्या रहती है? रिस्क रहती है। हर काम में जोखिम रहता है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, यानी जो सफलता के लिए हमें क्या रखना चाहिए? सफल होने के लिए, सफलता किसका नाम है? हैविंग द करेज, साहस रखना, किसका? टू टेक रिस्क, यानी अपने जीवन में कितनी भी मुश्किल आए लेकिन उसके बावजूद हमें क्या रखना चाहिए? साहस रखना चाहिए जोखिम लेने का, और तभी हमें अपने जीवन में क्या मिलती है? सफलता प्राप्त होती है। अब अपन बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। ध्यान देना, देखो अगर आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, अगर आपको एक्सप्लेन लिखना है तब तो ये स्पेलिंग होती है, ध्यान देना, EXPLAIN, PLA के बाद में आई आएगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो PLANATION, आई नहीं लिखना है। अगर अकेला एक्सप्लेन लिख रहे हो
तब आपको EXPLAIN लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है दैट कि इफ वी होप, यदि हम आशा रखते हैं, यदि हम किसी से आशा करते हैं, होप का मीनिंग क्या होता है? आशा। देयर विल बी ए रिस्क ऑफ डेस्पेयर, तो इसमें क्या होने की जोखिम रहता है? डेस्पेयर का मीनिंग क्या होता है? DESPAIR, डेस्पेयर का मीनिंग होता है निराशा, ठीक है ना। यानी अगर हम आशा रखते हैं किसी से, तो इसमें क्या है? देयर विल बी ए रिस्क ऑफ डेस्पेयर, तो निराश होने का खतरा रहता है, यानी डेस्पेयर यानी निराशा। इफ वी ट्राई टू डू समथिंग, यदि हम कुछ करने का प्रयास करते हैं। ट्राई का मीनिंग क्या होता है? कोशिश करना या प्रयास करना। इफ, यदि हम कुछ करने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं, वी फियर, तो हमें डर लगता है। हमें क्या लगता है? डर। फियर का मीनिंग क्या होता है? भय, या डर लिख लो, डर। क्या, किस चीज का डर रहता है हमें? वी शैल फेल, कि हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। फेल का मतलब होता है अनुत्तीर्ण हो जाना। हम कुछ करने का अगर प्रयास करते हैं, मान लो किसी कक्षा में या प्रेयर में किसी स्टूडेंट का नाम ले दिया किसी टीचर ने कि आप आओ बेटा, आगे आकर आपको 2 शब्द बोलने, तो बच्चा घबरा जाता है और बच्चा ये सोचता है कि मैं बोलूँगा तो हो सकता है मेरे मुंह से कोई गलत शब्द आ जाए या मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, तो मतलब न बोलने का उसके मन में खतरा रहता है। कभी टीचर पढ़ाते पढ़ाते अचानक एक बच्चे का नाम बोल दिया, तो क्या आओ बेटा बोर्ड पे लिखो आप ये, तो उसको डर लगता है कि मैं कहीं गलत न लिख दूं बोर्ड पे, तो टीचर गलत लिखूंगा तो टीचर क्या करेंगे? पीटेंगे। तो इस चीज़ का क्या है? इफ़ वी ट्राई टू डू समथिंग, यदि हम कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो वी फियर, हमारे मन में क्या होता है? एक डर रहता है कि वी शैल फेल, कि हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। बट द पोइट सेज, परंतु कवि कहता है, बट द पोइट सेज, ये बट क्या है यहाँ? बट एक क्या कनेक्टिव है। कनेक्टिव का मतलब संयोजक शब्द है जो जोड़ रहा है। परंतु, किंतु, परंतु, तथा, और, बल्कि, अन्यथा, ये शब्द क्या है? कनेक्टिव वर्ड है, ठीक है, ध्यान देना। तो बट द पोइट सेज, परंतु कवि कहता है दैट की वन मस्ट एग्री, कि किसी व्यक्ति को सहमत होना चाहिए, बहुत जरूर रहना चाहिए। एंड गेट रेडी टू टेक रिस्क इन लाइफ, गेट रेडी टू टेक रिस्क इन लाइफ। गेट रेडी यानी तो तत्पर रहना, क्या रहना? तत्पर रहना, तैयार रहना। टू टेक रिस्क, जोखिम लेने के लिए, इन लाइफ, अपने जीवन में। तो हमेशा व्यक्ति को अपने जीवन में जोखिम लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए क्या होना चाहिए? गेट रेडी होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इसका मीनिंग लिख लो आप, गेट रेडी यानी तैयार होना, टू टेक रिस्क यानी जीवन में जोखिम लेने के लिए। बिकॉज, क्योंकि, देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट रिस्क, हमें तत्पर इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हमें पता है, वी ऑल नो वेरी वेल दैट कि देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट रिस्क, देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट रिस्क इन दिस वर्ल्ड, कि संसार में बिना जोखिम, बिना रिस्क लिए हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हम कोई भी उपलब्धि, अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि हम रिस्क ले रहे हैं तो हमें कोई ना कोई जरूर मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है, कोशिश करता है, चाहे उस प्रयास में उसे असफलता ही मिले, लेकिन असफलता से उसे कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है उस व्यक्ति को। जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है उस व्यक्ति को ये पता लगता है कि हाँ, ऐसा करने से ये होता है और ऐसा नहीं करने से ये होगा, ठीक है, तो ये चीज़ जरूर सीखने को मिलेगा। लेकिन जो प्रयास ही नहीं करता है वो व्यक्ति, कोई क्वेश्चन डाला सर ने और 2-4 बच्चे करने लग जाते हैं और एक बच्चा बोलता है सर मेरे से तो आएगा ही नहीं, मेरे से तो होगा ही नहीं ये प्रश्न। तो अब चाहे आप करने बैठ जाओ, प्रयास करो, चाहे आप गलत कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो यही बात है, यदि हम रिस्क नहीं लेंगे, हम कुछ काम करेंगे नहीं, काम की शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो हमें सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, यानी हम सफल नहीं होंगे, तो हमें जीवन में कुछ सीखने को नहीं मिलेगा और हमारे पास धन का अभाव रहेगा। तो
न कोई मित्र बनेगा, न हमसे कोई बात करेगा, यानी हमसे क्या है, लोग किनारा करने लग जाएंगे लोग। तो इस पोइम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ज़िंदगी में जोखिम लेना चाहिए। चाहे पहले रिस्क लिया आपने तो उसमें असफल हो गए, लेकिन अगली बार जब आप जोखिम उठाओगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब लास्ट में आता है क्रिटिकल कमेंट, यानी जो आलोचनात्मक जो टिप्पणी होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल, यानी होता है आलोचनात्मक टिप्पणी। अब इसमें बताया द पोइट हैज़ यूज्ड सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। द पोइट हैज़ यूज्ड सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि कवि ने क्या यूज़ की है, सिंपल यानी साधारण, और ब्यूटीफुल यानी क्या होती है, सुंदर। ब्यूटीफुल यानी क्या होता है, सुंदर, और लैंग्वेज का मीनिंग होता है भाषा, यानी कवि ने सुंदर और सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग किया है इस पोइम में। द पोइट हैज़ यूज्ड गुड स्टाइल इन द पोइम। गुड स्टाइल यानी एक अच्छी लय का प्रयोग किया है इस कविता में कवि ने, यानी कवि जो जेनेट रैंड है उन्होंने इस कविता में बहुत ही गुड स्टाइल के अंदर शब्दों का तालमेल बिठाया है इस पोइम में, और स्टेंजा बना करके एक अच्छे तालमेल से और हमें समझाने का प्रयास किया है। तो ये जो रिस्क जो पोइम है इसमें से इस प्रकार स्टेंजा आपको ऐसे ही करना है, जैसे मान लो 2 स्टेंजा आ गया, ध्यान देना, जैसे एग्जाम में जैसे एक पहला आ गया, जैसे 17वां प्रश्न है 1 2 3 4, ये 4 और बीच में और शब्द मिलेगा आपको, फिर दूसरा आएगा 1 2 3 4, ये 4 लाइन की स्टेंजा आती हैं। अब आपको ये करना है, ये करना है, ध्यान देना, पहले ये दोनों को पढ़ना है। तो जो मीनिंग जो मतलब जो इजी लगता है, जैसे मान लो आपको ये लग रहा है इजी, तो अब इसका यहाँ शब्द मान लो नथिंग शब्द है, यहाँ पहला शब्द क्या है, नथिंग, और यहाँ है ट्रू सेल्फ, ठीक है। तो आपको अगर ये करना है तो आप सबसे पहले नथिंग लिखो, फिर डैश डैश लगा करके ट्रू शब्द लिखो, उसके बाद में आपको रेफरेंस करना है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, बच्चे ये सब के सब ये चीज़ है ना इधर वाली, ये सब के सब सही कर देते हैं, और ये है ना रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, इनकी स्पेलिंग गड़बड़ करते हैं। तो ध्यान देना, आप पोइम को याद करने से पहले, एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट को याद करने से पहले इनकी जो स्पेलिंग्स है, इनकी जो स्पेलिंग है उनको आप अच्छे से तैयार करना, क्योंकि देखो आपका आगे वाला कोई नहीं पढ़ेगा, जब टीचर इस पे राउंड लगा देगा तो इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करने वाला, उस पर साइड इफेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और उसके दिमाग में यही विचार आ जाएगा कि इस स्टूडेंट को अगर रेफरेंस की स्पेलिंग ही नहीं आ रही है तो ये आगे तो क्या किया है पता नहीं इसने, तो आगे वो पढ़ेगा ही नहीं। अगर ये स्पेलिंग आपकी गड़बड़ हो गई तो आगे आपकी जो पंक्तियां जो लिखी है उनको कोई देखने का प्रयास भी नहीं करेगा। तो हमने आज अपन ने किसकी चर्चा की, रिस्क की चर्चा की है, यानी जोखिम के बारे में चर्चा की है। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी, अपनी कल की क्लास होगी, उसमें मैं जो गुड राइट हैंड वाला है, जो दाहिना हाथ, मेरा अच्छा दायां हाथ है, किसके द्वारा लिखी गई है, चार्ल्स मैके, ठीक है ना, इनके द्वारा लिखी गई, बहुत ही, वो भी एक क्या है, बहुत ही मोटिवेशनल पोइम है, उनके द्वारा, चार्ल्स मैके के द्वारा लिखी गई है। उसका अपन रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल कमेंट लिखने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे इस क्लास के अंत में यही कह रहा हूं कि आज जो दो स्टेंजा किए मैंने आपको बताए बोर्ड पे, आप इनको आज की डेट में ही तैयार कर लेना। और तैयार करने का तरीका मैंने आपको बताया है, ये जो चीज़ है रेफरेंस और ये कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है, पहले वाले का भी वही था, इसका भी यही है। अब बात रही है ये बीच का जो 3 लाइन जो ये है, ये 3-4 लाइन जो एक्सप्लेनेशन की होती है, ये चीज़ आपको चेंज करनी है। क्योंकि ये चेंज बेटा इसलिए करनी है क्योंकि ये जो स्टेंजा है ना, ये चेंज होता है। पहले वाले में दूसरा स्टेंजा था तो इसलिए यहाँ वहाँ कुछ अलग लिखा था, और इसमें कुछ ये होप वाला है तो इसलिए यहाँ मैंने अलग किया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको सेम करना है, और क्रिटिकल कमेंट भी लगभग सेम ही रहेगा, कोई विशेष नहीं है इतना। लेकिन एक्सप्लेनेशन के अंदर है ना, वो आपको कुछ अदल बदल के लिखना है, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।